जी। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगो। प्यारे बच्चों, चलो, मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम अपने विषय के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा विषय है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, उसके लिए हमारे विषय में सबसे पहला यूनिट है जनन। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इस यूनिट को अध्ययन की सुविधा के लिए कई लेसन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे जीवों में जन्म, पौधों में जन्म, मानव में जन्म, जन्म स्वास्थ्य। इन सभी टॉपिक्स के अंदर, इन सभी लेसन्स के अंदर हम अपने इस यूनिट को अच्छी प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे। अब जहाँ तक बात है हमारा आज का जो पहला अध्याय है जीवों में जन्म, इसमें हमें सबसे पहले समझना है जन्म क्या है, जन्म किसे कहते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सभी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जीवों में पाई जाने वाली इस अद्भुत विशिष्ट अक्षमता को ही जन्म कहते हैं। इसमें प्रत्येक जीव अपने समान किंतु छोटे से छोटे संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नए संतति को जन्म देता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता बनी रहती है। जीव का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय या अवधि यह जीवन काल कहलाती है। कोई भी जीव अमर नहीं है। जीवों में जैव विविधता पाई जाती है, और इस जैव विविधता के चलते प्रत्येक जीव जनन की अपनी ही विधियां विकसित करता है। जिन विधियों को विकसित करता है ये सभी विधियां उसके वासस्थान, उसके अन्य गुणों के साथ कई कारक उत्तरदायी होते हैं। अब इसके पश्चात जीवों में जन्म की विधियां मुख्य रूप से दो विधियां पाई जाती हैं। एक है अलैंगिक जनन। ये जो अलैंगिक जनन होता है इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह जनन का सामान्य प्रकार है। इसके अंतर्गत एक जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। यह जो संतान उत्पन्न होती है यह संतान जनक के बिल्कुल समान होती है। इसके आनुवंशिक गुणों में कोई भी अंतर नहीं होता, अर्थात जनक के और संतति के आनुवंशिक गुण समान होते हैं। इसीलिए उसकी संतान को इसका क्लोन कहते हैं। ये हुआ अलैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं। प्रत्येक जीव में अलग अलग विधि पाई जाती है, और क्योंकि अलैंगिक जनन की अनेक विधियां पाई जाती हैं, जिनमें एक विधि है द्विव विभाजन। जो पहली विधि है इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने, ये युग्लिना का चित्र आपके सामने है। युग्लिना में केंद्रक है, उसका शाबिका है और उसकी बेसल बॉडी है। अब इसको यदि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसका काट दिया जाए तो यहाँ बीच से इसमें यह रेखा आ जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसका देंगे तो इसका क्या होता है, जो केंद्रक है ये केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में विभाजित होने पर केंद्रक, तो
बीच में से ये युग्लिना दो भागों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार एक युग्लिना से दो संतति युग्लिना बन जाते हैं। जनन की यह विधि मुख्य रूप से प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाई जाती है। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बंट जाता है। इसके पश्चात इसकी अगली विधि आती है, चलो दूसरी विधि है खंडी भवन। अब जो खंडी भवन होती है, इस विधि में ये स्पायरोगायरा के अंतर्गत पाया जाता है। इसका उदाहरण लेकर के हम इसको समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। इस विधि में बहुकोशिकीय जंतु का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और फिर पुनरुत भवन द्वारा वो अपने पूर्ण शरीर, जो टूटा हुआ भाग है वह अपने शरीर को पूर्ण जीव बना लेता है। इस प्रकार ये स्पायरोगायरा के अंदर और यूलोथ्रिक्स के अंदर तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में यह खंडी भवन की क्षमता होती है और इस खंडी भवन की विधि के द्वारा जीव अलैंगिक जनन करते हैं। अब अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है मुकुलन। यह यीस्ट में मुख्य रूप से समझा जा सकता है। ऐसे तो अन्य जीवों में भी पाया जाता है जो, लेकिन हम यहाँ पर यीस्ट का उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का। ये यीस्ट की एक कोशिका है, इसमें केंद्रक है, उसके बाद इसमें बड़ी बनती है, आउटग्रोथ हो जाती है और आउटग्रोथ में और जो इसका जनक था दोनों में इसका केंद्रक समान रूप से विभाजित हो जाता है, पहुंच जाता है। उसके बाद इसका जो खांच है ये और बढ़ता है और ये यहाँ से मिल जाता है आपस में, तो ये जो आउटग्रोथ है ये अलग हो जाती है और इस प्रकार से ये संतति कोशिका बन जाती है। तो ईस्ट में जो मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है ये अलैंगिक जनन की विधि है। उसके पश्चात अगला जनन की विधि आती है पुनरुत भवन। उसको कहते हैं इंग्लिश में रीजनरेशन। इसको हम हाइड्रा के द्वारा, हाइड्रा का उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। यदि हाइड्रा के टुकड़े कर दिए जाएं तो उसका कटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा फिर से वृद्धि करके एक नए हाइड्रा को जन्म दे देता है और नए हाइड्रा संपूर्ण जीव बन जाता है। यहाँ तक कि इसका यदि जो इसका ये बड़ होती है, कलिका होती है, यदि ये कलिका भी इससे किन्हीं कारणों से अलग हो जाए, टूट जाए, ये भी वृद्धि करके एक नए हाइड्रा को जन्म दे देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संततियाँ हैं या संतानें हैं या जीव हैं, वे अपने जनक के समान होते हैं, अर्थात उनका जनक और संतति दोनों के गुणों में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। ये अलैंगिक जनन की विधि चौथी विधि हुई। उसके पश्चात अलैंगिक जनन की अगली विधि है जिसको कहते हैं कलिका। पांचवी विधि है कलिका, जिसको जैम्यूल कहते हैं। कभी कभी जो ये कलिका होती है, क्या कुछ पौधों की पत्तियां हैं, उन पत्तियों के किनारों पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं। ये जो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, कभी कभी पौधे की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय व हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें जैम्यूल या कलिका कहते हैं। ये जैम्यूल या कलिकाएं वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ये भी एक तरीका है, एक विधि है पौधों की दूसरे पौधों को जन्म देने की। उसके पश्चात अब हम समझेंगे पौधों में कायिक जनन। पौधों में जो कायिक जनन होता है, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यह भी पौधों में, जंतुओं में कायिक जनन नहीं पाया जाता, पौधों में कायिक जनन होता है। पौधों में कायिक जनन दो प्रकार का है, एक है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। जो प्राकृतिक जनन है, प्राकृतिक जनन के कई विधियां हमारे आसपास के वातावरण में देखने को मिलती हैं। इन विधियों में आप सबसे पहले देखते हैं अपने आसपास के खेत खलिहान में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ भूमिगत तने होते हैं। जो भूमिगत तने हैं, उन भूमिगत तनों में एक हमारे दैनिक व्यवहार में आने वाला तना है जिसको हम कंद या ट्यूबर कहते हैं। जैसे आलू को जब भूमि में दबाया जाता है तो आलू के ऊपर कुछ अपस्थानिक पर्वसंधियां होती हैं। उन पर्वसंधियों के पास में एक आंख कहते हैं, आलू की आंख या गन्ने की आंख बोलते हैं, ऐसी एक संरचना होती है जिससे नया पौधा जन्म देता है। आपको यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि जो आलू होता है वो भूमि के अंदर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। तो कई लोग आप में से ये समझेंगे कि आलू एक जड़ है,
लेकिन आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। तने की और जड़ की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि जो तना होता है, तने पर एक विशेष संरचना पौधे की पाई जाती है जिसको आप पर्व संधि कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, पर्व संधि को, जो इंटरनोड होती है। जैसे आप गन्ने का पौधा देखते हैं तो गन्ने के पौधे में छोटे छोटे पोर होते हैं, तो जहाँ दो पोर मिलते हैं वो उसका पर्व का संधि हो गया। तो इस प्रकार से पर्व संधियां जो पाई जाती हैं वो तने की विशेषता है। दूसरी विशेषता, अब अगर आप जड़ को देखें तो जड़ का एक तो जो कलर होगा, रंग होगा, वो कभी भी हरा नहीं होगा, वो हरा ना हो। दूसरा, उस जड़ में की एक दूसरी विशेषता ये है कि उसमें जो जड़ होती है, जड़ के अग्र सिरे पर एक संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। ये तने में नहीं पाई जाती, ये जड़ की ही विशेषता है। तो यहाँ पर जो आलू का तना है, आलू जो तना है ये कंद कहलाता है, और ये वृद्धि करके, मतलब इसी की जो कलिकाएं होती हैं उनसे अंकुरित होती हैं और जर्मिनेट होकर के एक नए पौधे को जन्म देती है। उसके पश्चात दूसरा तना इसी भूमिगत तना है जिसको कहते हैं परकंद या राइजोम। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में, घरों में, आपके रसोई घर में इस्तेमाल किया जाता है अदरक। तो अदरक का जो तना होता है वो भूमि के अंदर रहता है, और इसी प्रकार से अदरक का, हल्दी का, ये दोनों इसी प्रकार के भूमिगत तने हैं जो जिनके द्वारा जिनकी कलिकाएं विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं और उनसे नए पौधे जन्म देते हैं। उसके बाद आता है धनकंद। यह भूमिगत तनों का एक ऐसा प्रकार है जो मध्य में उधर, मतलब सीधा खड़ा होता है। इसमें पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे अरवी का, जिसको हम वैसे आम भाषा में आप गागरी के नाम से जानते हैं, ये अरवी होती है। तो इस अरवी में भी इसी प्रकार से इस तने में भी नए पौधे जन्म देते हैं। उसके पश्चात भूमिगत तनों का एक नया प्रकार आता है जिसको कहते हैं शलतकंद। शलतकंद जो होता है ये प्याज या लहसुन, इन पौधों में भी, मतलब इनके भूमिगत तनों के द्वारा ही, चलो हाँ, तो भूमिगत तनों का जो प्रकार ये शलतकंद है। इस शलतकंद के पौधे आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि यदि आप ऐसा करते हैं कि एक गिलास में पानी भरें और एक प्याज को उस पानी के ऊपर रख दें, तो कुछ समय के पश्चात उसमें जड़ें अंकुरित हो जाती हैं। अब वो जड़ें निकलती हैं और एक वो अपस्थानिक जड़ें, एक ही जगह से बहुत सारी जड़ों का एक ही जगह से गुच्छा निकलता है और उससे फिर पर ऊपर से प्रहो आगे ग्रोथ करने लगता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास शलतकंद पहले से है उससे नए पौधे जन्म दे देते हैं। इस प्रकार लहसुन और प्याज के जो तने हैं उनके द्वारा भी नए पौधों का जन्म होता है। उसके पश्चात जो अगली विधि है, ये तो हो गया भूमिगत तने। अब इसके पश्चात दूसरा जो खंड आता है वो दूसरा भाग है अर्धवायवीय तने। एक अर्धवायवीय क्यों कहा? क्यों आधा भाग तो वायु में रहता है और आधा भाग भूमि के अंदर रहता है, तो इसलिए इनको अर्धवायवीय तने कहते हैं। ये तने जो अर्धवायवीय तने होते हैं ये भूमि के समानांतर एक्सतीज वृद्धि करते हैं। अब जैसे दूब घास का तना को देखिए आप, दूब घास का जो तना है वो पृथ्वी के बिल्कुल समानांतर ऊपर ऊपर वृद्धि करता है। जहाँ जहाँ पर उसमें कलिकाएं होती हैं उन कलिकाओं से उसके नई शाखाएं निकलती हैं और आगे आगे उसका तना बढ़ता रहता है, उसकी वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार से समुद्र शोक है। ये समुद्र शोक जो होता है ये भूस्तारी का प्रकार का तना कहलाता है, अर्धवायवीय तना है। और ये पानी के जड़ पानी के अंदर रहती है, तना पानी से बाहर रहता है और उस पर तैरता रहता है, इसमें भूस्तारी का तना है। उसके पश्चात आता है अंत्य भूस्तारी। अंत्य भूस्तारी जो पुदीना होता है इसका भी तना भूमि के अंदर समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और उसकी शाखाएं जो उसके प्रभु होता है तना वो भूमि से बाहर रहकर के वृद्धि करता है। उसके बाद तीसरा प्रकार आता है, ये तो होगी तने की। तने जो अलैंगिक जनन की या कायिक प्राकृतिक जनन जो है उसकी पौधों में, उसके तने में कौन कौन से तनों के द्वारा जन्म होता है, तो वो हमने यहाँ पर समझा। अब उसके पश्चात पौधे का जो भाग आता है वो आता है जड़, जिसको रूट कहते हैं। इसकी विशेषता है कि क्योंकि तना तो भूमि से बाहर वाला जो भाग होता है उसको तना कहते हैं, लेकिन पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है वह जड़ कहलाता है। तो ऐसे जो उदाहरण हमारे सामने प्राकृतिक रूप में देखने को मिलता है वो है शकरकंद। जो शकरकंद होती है कुछ पौधों में शकरकंद
की जड़ों द्वारा भी, मतलब शकरकंद की जो जड़ होती है उसके द्वारा भी, शकरकंद की जड़ों द्वारा भी पौधों में कायिक जनन होता है। और शकरकंद जैसे आलू भूमि के अंदर रहता है, इसी प्रकार से शकरकंद भी भूमि के अंदर ही रहती है। लेकिन यहाँ उस अंतर को समझना जरूरी है कि जड़ और तने में क्या अंतर होता है। जड़ और तने का एक अंतर है कि आलू का, अगर आलू को आप देखेंगे, आलू के ऊपर पर संधियों पर कलिकाएं होती हैं। शकरकंद में वो कलिकाएं नहीं होती, जिन कलिकाओं से उसको हम तना कह सकें। तो जड़ के द्वारा उसमें जड़ में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और उससे उसका वृद्धि होती है। उसके पश्चात आता है पत्ती। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ब्रायोफिल्लम का पौधा होता है या क्लेंचो का पौधा होता है, इन पौधों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, उनसे छोटे छोटे पौधे उनसे जन्म लेते हैं और फिर वो कलिकाएं टूट जाती हैं और जहाँ वो गिरती हैं भूमि पर, वहीं वो पौधे फिर से भूमि के अंदर अपनी वृद्धि करने लगते हैं। इस प्रकार पौधों में अपस्थानिक कलिकाओं के माध्यम से नए पौधों का जन्म होता है। अब ये हुआ सारा प्राकृतिक, इसमें हमें मनुष्य को कुछ नहीं करना है, ये प्रकृति में ऑटोमेटिक अपने आप ही ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और ये जनन का एक पौधों का प्रकार है, इसको अलैंगिक जनन ही कहते हैं। उसके बाद आया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये आर्टिफिशियल माना कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अब मनुष्य अपने लाभ के लिए इसकी कुछ मुख्य विधियां हैं जिनको अपनाता है, जैसे कलम लगाना जिसको कटिंग कहते हैं, और दूसरा कलम दाब लगाना, उसके एक दाब लगाने की विधि है, एक रोपण की विधि है। इन विधियों के द्वारा मनुष्य अपने फायदे के लिए ये सब प्रक्रियाएं करता है। और इसमें होता कैसे है, जो कलम लगाने की विधि है ये सामान्य रूप से हमारे घरों में आपके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो किसान परिवार से बच्चे हैं, वे तो इस बात को अच्छी रीति से समझते हैं कि उनके जो गन्ना है, गन्ने के टुकड़े करके और उसको भूमि में दबा देते हैं, तो उसकी जो कलिका होती है उस कलिका से नया पौधा, कलिका अंकुरित होती है और एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से गुलाब है, गुलाब की जो उसकी शाखा होती है उस शाखा को या तो भूमि में ऊर्ध्वाधर या पैरेलल आप लगा दो जिस पर कलिका होती है, तो उससे नए पौधे जन्म लेते हैं। इस प्रकार गुलका है, उसमें कलम लगा, उसका तने की कोई भी शाखा काट करके भूमि में दबा दीजिए और उससे नए पौधे का जन्म हो जाएगा। उसके बाद आता है दाब लगाना, ये स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अंगूर, इस प्रकार के पौधों में। इसमें क्या होता है, कुछ पौधों की कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जो भूमि के बिल्कुल पास से होकर के गुजरती हैं। उन पौधों को ऐसे थोड़ा सा मोड़िए और जो उसका मुड़ा हुआ भाग है जो भूमि के समीप है उसको मिट्टी में दबा दीजिए, वहाँ दबे हुए भाग से अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाएंगी। अब आप बार बार अपस्थानिक कलिकाओं का जिक्र किया जा रहा है, इसको आपको एक ऐसा बिल्कुल जीवंत उदाहरण देते हैं जिससे आप बहुत अच्छे प्रकार से उन अपस्थानिक कलिकाओं को समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो गन्ने का पौधा होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो जब तेज हवा आती है उस तेज हवा में गन्ने के पौधे कई बार गिर जाते हैं। जब गिरता है उसका जो भाग भूमि से के संपर्क में आ जाता है, यदि हम उसको ना उठाएं तो कुछ समय पश्चात वहाँ से कुछ जड़ें निकलती हैं और वो भूमि में अच्छी प्रकार से जकड़ लेती हैं उस तने को। हम उसे उठाएंगे भी तो हमें उसको ताकत लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा जब हम उसको उठा सकते हैं। तो जो वहाँ से जो जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, वे जड़ें उसको पौधे को पूरा पोषण देती हैं और पौधा उससे वृद्धि। यदि आप उसकी मूल जड़ को भी काट दें जहाँ पर पौधा पहले स्थिर था, भूमि में खड़ा हुआ था, तो भी उसको बराबर पोषण मिलता रहेगा और वो हरा रहेगा। इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अंगूर के पौधे हैं, इन पौधों की शाखा को मोड़ करके भूमि में दबा दिया जाए तो वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी और वो फिर उस शाखा को मूल पौधे से काट दो तो एक नया पौधा उससे तैयार हो जाएगा। ये होगा दाब लगाना। उसके पश्चात आता है रोपण। रोपण की एक ऐसी ये विधि इस प्रकार काम करती है कि मान लीजिए आपके पास में आप एक पौधा है लेकिन वो पौधा अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है, अच्छी किस्म का नहीं है, आप उसे और अच्छा बनाना चाहते हैं, उससे और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उस कम गुणवत्ता वाले पौधे को, अर्थात जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, ऐसे किस्म के पौधे को आप जो उसका प्रोह है, तना है, उसको तिरछा काट दीजिए और जो दूसरे वाले पौधे की जो शाखा है जिसमें अच्छे गुणों वाला पौधा है, आप जानते हैं उसका उत्पादन अच्छा है, उसको भी तिरछी शाखा काटिए और दोनों शाखाओं को उसके एक जगह पर मिला दीजिए और मिलाकर उनको
बांध दीजिए उसको ऊपर से, ताकि वो वायुवुड हो जाए और थोड़ा उसको नमी रखने के लिए उस पर पानी डालते रहिए। तो वहाँ से जो दोनों तने हैं उनसे वो निकलेंगी अपस्थानिक जड़ें, और वो अपस्थानिक जड़ें उसके जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं उन तकों में अच्छी प्रकार से वो जुड़ जाएंगे उनके साथ में। और निचला पौधा जिसको आप यहाँ पर स्टोक कह रहे हैं, ये स्टोक है, और जो दूसरे वाली शाखा है ये शान है। तो इन दोनों को, शान को और स्टोक को, दोनों को एक जगह पर बांध दीजिए। यहाँ से ये बाइंडिंग कर दिया है, यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग कर दीजिए इसको नमी रखिए इसमें, और नमी रखते हुए इसमें से यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, और ये अपस्थानिक जड़ें निकल करके फिर इसको नीचे से ही यहाँ से जैसे जड़ों द्वारा खनिज लवण जल आदि अवशोषित कर रहा है पौधा, और ये इस ऊपर वाली शाखा को भी जाने लगेगी। इस प्रकार से हमारा एक नया पौधा ये तैयार हो जाएगा। तो आपने जाना या हम सब ने ये जाना कि पौधों में जो जनन की प्रक्रिया है, ये जनन की अलैंगिक जनन की विधि, ये तो था कृत्रिम जनन, और इससे पहले समझा था हमने प्राकृतिक जनन। तो ये हुआ हमारा अलैंगिक जनन का पोर्शन। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण ये वाला पोर्शन जो अलैंगिक जनन का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ही, ये पूरा पोर्शन ही कोर्स में से हटा दिया गया था, अर्थात इसको हमारे पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया था। अब जनन की दूसरी विधि आती है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगली विधि को हम अब नए अध्याय में, अपने वीडियो में आपको से साझा करेंगे और उसको समझेंगे। धन्यवाद।